आप और मैं, हम दोनों में से शायद ही कोई होगा जिसने आज तक पार्ले जी बिस्किट ना खाया हो। जमाना बदल गया, लेकिन ये बिस्किट आजादी के पहले जैसा था आज आजादी के इतने सालों बाद भी वैसा ही है। वही टेस्ट और वही क्वालिटी। जबकि इसमें यूज होने वाले रॉ मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आज 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। बट स्टिल जो पार्ले जी 1994 में 4 रुपए में मिलता था, आज इतने सालों बाद भी वो सिर्फ 1 रुपए से बढ़कर 5 रुपए का हुआ है। और वो 1 रुपए भी 2021 में बढ़ा है, यानी कि 27 ईयर्स तक इतने बढ़ते इन्फ्लेशन के बाद भी पार्ले जी ने अपने दाम नहीं बढ़ाए। एंड शॉकिंग बात तो ये है कि पार्ले जी को इतना सस्ता बेचने के बाद भी कंपनी लॉस नहीं तो प्रॉफिट कर रही है। और वो भी इतना प्रॉफिट कि जहां 2013 में कंपनी का रेवेन्यू 5000 करोड़ था, वो आज 16,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। आज पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट इंडस्ट्री का 70% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करता है। बट द क्वेश्चन इज कि अपने प्राइसेस ना बढ़ाने के बावजूद भी पार्ले जी इतना प्रॉफिटेबल कैसे हुआ, और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज है जिसने पार्ले जी को आज सिर्फ इंडिया का ही नहीं तो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बनाया। ईयर 1929, इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और तब मार्केट में ज्यादातर फॉरेन ब्रांड्स ही हुआ करते थे। तभी सूरत से मोहनलाल दयाल अपना एक इंडियन ब्रांड स्टार्ट करने का सपना लेकर सूरत से मुंबई आते हैं और अपने 12 फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर एक छोटी सी टॉफी की फैक्ट्री लगाते हैं। हाँ, ये सच है, पार्ले कंपनी का पहला प्रोडक्ट बिस्किट नहीं बल्कि एक ऑरेंज कैंडी थी। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उन्होंने मार्केट में और कई तरीके की कैंडीज लाई, जिसने मार्केट में बहुत तेजी से अपनी जगह बनाई। उस समय ब्रिटिशर्स अपनी चाय के साथ इंपोर्टेड बिस्किट्स खाया करते थे। तब मोहनलाल जी ने सोचा कि क्यों ना आम इंडियंस के लिए टॉफी की ही तरह बिस्किट्स भी इंडिया में ही बनाए जाए। ईयर 1939, फाइनली ये वो साल था जब पार्ले मार्केट के अंदर अपना पहला बिस्किट लॉन्च करता है, जिसका नाम होता है पार्ले ग्लूको बिस्किट। इस बिस्किट का टेस्ट तो बहुत अच्छा होता ही है, बट साथ ही में ये बहुत सस्ता भी था, जिस वजह से कोई गरीब इंसान भी इसे अफोर्ड कर सकता था। और देखते ही देखते लोगों ने ब्रिटिश ब्रांड्स को छोड़कर पार्ले ग्लूको बिस्किट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने भी पार्ले ग्लूको का खूब यूज किया, जिन रीजंस की वजह से ये कंपनी काफी कम टाइम में बहुत तेजी से ग्रो होने लगी। फिर आया ईयर 1987। ये वो साल था जब पार्ले के लिए सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि इस साल मार्केट के अंदर बहुत सारे ग्लूको बिस्किट लॉन्च होते हैं और हर एक बिस्किट अपने नाम के अंदर ग्लूको ऐड करने लगा। इससे कंज्यूमर्स कंफ्यूज होने लगे और इससे पार्ले की सेल्स पर भी काफी बुरा असर पड़ा। प्रॉब्लम ये थी कि ग्लूकोज एक कॉमन वर्ड होने की वजह से उसका कॉपीराइट नहीं मिल सकता था। अब टाइम आ गया था कि पार्ले इस गेम को अलग तरीके से खेले और उन्होंने अपने पार्ले ग्लूको बिस्किट का नाम चेंज करके पार्ले जी रख दिया और कई सारे कैंपेन्स भी रन किए। और ये सारी चीजें पार्ले के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुई और 2003 में पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बना। बट द क्वेश्चन इज कि इतने सालों से सेम प्राइस क्यों, और अगर प्राइस सेम है तो कंपनी ग्रो कैसे कर पा रही है। अब इसके आंसर के लिए हमें पार्ले की बिजनेस स्ट्रेटेजीज को समझना होगा। सी, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बिस्किट के प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक बार जब कंपनी ने सिर्फ 50 पैसे से प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश की तो लोग सड़क पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे। बट इस बात से एक चीज तो क्लियर थी कि अब पार्ले जी देश का बिस्किट बन चुका था और गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई इसे कंज्यूम करने लगा था। और इसी बात को कंसीडर करते हुए कंपनी ने पार्ले जी को अपना ड्राइवर प्रोडक्ट बना दिया, यानी कि अब इसे प्रॉफिट के लिए नहीं तो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए बेचा जाने लगा, ताकि पार्ले हर घर, दुकान और हर क्लास के लोगों के बीच नजर आता रहे, जिससे कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस बनी रहे। और धीरे धीरे पार्ले ने मोनाको, क्रैकजैक और हाइड एंड सीक जैसे हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया। और इस तरीके से कंपनी जो प्रॉफिट पार्ले जी से नहीं कमा पा रही थी वो इन प्रोडक्ट्स से कवर कर लेती थी। बट ये स्ट्रेटेजी ज्यादा दिन तक नहीं चलती अगर वो इस एक स्ट्रेटेजी का यूज ना करते, क्योंकि कंपनी के टोटल सेल्स में पार्ले जी का कॉन्ट्रीब्यूशन 50% से भी ज्यादा का था और इन्फ्लेशन की वजह से पार्ले जी का प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा था। बट प्राइसेस तो बढ़ा नहीं सकते थे, तो कंपनी ने प्राइस को 5 रुपए ही रखते हुए पैकेट का साइज छोटा करना शुरू किया। जो पार्ले जी का पैकेट 90s में 5 रुपए का 100 ग्राम्स का मिलता था, वही पैकेट आज 5 रुपए में सिर्फ 55 ग्राम्स का ही मिलता है। यानी कि प्राइस तो लगभग डबल हो गई, लेकिन लोगों को रियलाइज तक नहीं हुआ। इसके अलावा अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम रखने के लिए पार्ले ने कई सारी स्ट्रेटेजीज अपनाई। कहते हैं ना, प्रॉफिट्स आर बुक्ड व्हाइल बाइंग। पार्ले अपने रॉ मटेरियल्स को काफी सस्ते प्राइस में सीधे उसके सोर्सेज से खरीदता है, जिससे कि बीच के मीडिएटर का कमीशन खत्म हो जाता है। यूजुअली कन्फेक्शनरी और फूड इंडस्ट्री में वेस्टेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट पार्ले के केस में ऐसा नहीं था। पार्ले जी के प्रोडक्शन में होने वाला वेस्टेज ना के बराबर है,
क्योंकि पार्ले को 115 टन बिस्किट प्रोड्यूस करने में सिर्फ 0.86% का ही वेस्टेज होता है। साथ ही में उनका प्रोडक्शन लाइन भी इतना प्रॉपरली मैनेज्ड है कि उसकी एफिशिएंसी भी काफी हाई है, जो प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करती है। और पार्ले ने अपनी ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग में होने वाले एक्सपेंसेस को भी कम से कम रखने की कोशिश की है। प्लस एक आखिरी चीज जो इनकी कॉस्ट को कम से कम रखने में हेल्प करती है वो इनकी फैक्ट्रीज की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इनकी फैक्ट्रीज मुंबई, राजस्थान, कर्नाटका जैसी जगहों पर लोकेटेड है। इंटरेस्टिंगली इनमें से कोई भी फैक्ट्री शहर से 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है, जिससे कि पार्ले की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से कम ही रहती है। और जो जगह सिटी से काफी दूर है वहाँ पार्ले ने कभी भी अपनी फैक्ट्रीज सेटअप ही नहीं की, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराई। आज 125 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पार्ले जी को प्रोड्यूस करके छोटे छोटे सिटीज तक पहुंचाते हैं। और आज पार्ले एम्पायर इतना बड़ा बन चुका है कि ये हर महीने 100 करोड़ पैकेट्स का प्रोडक्शन करते हैं और 50 लाख से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स के थ्रू पार्ले जी को बेचा जाता है। और हर अगले सेकंड 4500 से भी ज्यादा पार्ले जी बिस्किट्स को कंज्यूम किया जाता है। और इंडिया ही नहीं तो इंडिया के बाहर भी 7 कंट्रीज में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। अब अपने पार्ले की पूरी जर्नी और बिजनेस स्ट्रेटेजीज तो जान ली, बट क्या है वो वैल्यूएबल बिजनेस लेसन्स जो हमें इस केस स्टडी से सीखने को मिले। लेसन नंबर 1, डाइवर्सिफाई एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी। कभी भी किसी एक सिंगल प्रोडक्ट या रिसोर्स पर ओवर डिपेंडेंट मत रहो। पार्ले के लिए पार्ले जी उनका सिग्नेचर प्रोडक्ट है, बट स्टिल उन्होंने ब्रांड को डिफरेंट रेंज ऑफ टॉफीज और बिस्किट्स में एक्सपैंड किया। लेसन नंबर 2, फोकस ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। हालांकि बिजनेस में कई फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल होते हैं, बट स्टिल कंट्रोलेबल फैक्टर्स पर फोकस करके एक स्मार्ट सॉल्यूशन लाना ही बिजनेस को सस्टेन करने में हेल्प करता है। जैसे कि महंगाई को कंट्रोल करना पार्ले के हाथ में नहीं था, लेकिन कॉस्ट को कंट्रोल करके आज भी कस्टमर्स को 5 रुपए का प्रोडक्ट देना पार्ले के हाथ में है। लेसन नंबर 3, प्रायोरिटाइज ब्रांड इक्विटी ओवर इमीडिएट प्रॉफिट्स। हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी, क्योंकि अगर ब्रांड ही नहीं होगा तो लोग आज नहीं तो कल आपका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। पार्ले ने पार्ले जी को एक ब्रांड बनाया जिससे कि बाकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की भी सेल्स बढ़ी, और इसीलिए आज भी इतने छोटे मार्जिन्स के बावजूद उन्होंने पार्ले जी को बेचना बंद नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।